and especially your essay paper, because essay paper के जितने वो main वो 8 से 10 topics आते हैं, they are more or less related to the paradigms of the different elements of this one paradigm of development. So पहले तो आप ये समझें कि the paradigm of development is holistic. It takes into account many things. अब वो many things क्या हैं? वो many things हम यहाँ पे discuss करते हैं कि what are the elements of development. सबसे पहले तो हमने कहा कि आपका जो 90s तक एक नोशन था कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज द प्री रेक्विजिट, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि लॉन्ग रन सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है. तो आपका सबसे पहला वाला जो इसके अंदर एलिमेंट आता है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. Of course it is important. क्यों? क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, दैट बेसिकली मीन्स, जैसे कि हमने ये कल बात की थी कि आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या है. इट इज द वेल्थ ऑफ अ कंट्री ना. एक नेशन की एक साल में वेल्थ कितनी है, ठीक. और अगर आप अपने टोटल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते हो तो यू गेट योर इनकम पर कैपिटा, विच इज लाइक अ थ्योरेटिकल इकोनॉमिक फिगर जो आपको ये बताता है कि इस मुल्क में हर बंदे के हिस्से में इस मुल्क के जीडीपी का इतना हिस्सा आता है, which is not realistically possible, क्योंकि हर बंदे के हिस्से में उतना हिस्सा नहीं आता. There will always be and there have always been income inequalities. कुछ लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, कुछ के पास कम होता है, and that is a given, that is a natural reality of our economic life कि आपके पास has and have nots हमेशा होंगे. Absolute equality हो ही नहीं सकती, ठीक. So but it's a sort of an indicator of overall well-being. देखो, इनकम पर कैपिटा सिंपली है आप टोटल जीडीपी को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, यू गेट द इनकम पर कैपिटा, ठीक. इट्स जस्ट एन इंडिकेटर टू शो के ओवर द इयर्स आपकी इनकम पर कैपिटा कितनी इंक्रीज हो रही है, जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड कितने इंप्रूव होंगे. क्योंकि अगर हर बंदे की इनकम इंक्रीज हो रही है ओवर द इयर्स, उसका मतलब ये है कि नाउ दे आर एबल टू अफोर्ड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स. सो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ आपको बताता है इफ the overall living standards of people are improving or not. And when we say living standards, उसके अंदर आपकी क्या चीजें आती हैं? Your access to quality education, your access to quality healthcare, and your access to other opportunities of life. ठीक? Opportunities of life. अगर आपने देखना हो कि what actually comes under this term living standards, तो आपकी इसमें होती है access to quality education, access to quality healthcare and access to other opportunities of life. आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, people will have more income, and with that more amount of income they will be able to afford better living standards. ये तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया ना, ठीक. बट दैट इज नॉट द ओनली मेजर. अब हमने देखना है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इज इट ट्रांसलेटिंग इनटू द ट्रू वेलफेयर ऑफ पीपल और नॉट. और फिर दूसरी जरूरी चीज है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए क्या जरूरी है. मैंने आपको ये बताया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, इट बेसिकली tells you कि अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो रही है ना ओवर द इयर्स, दैट मीन्स पीपल विल हैव मोर इनकम, एंड व्हेन पीपल विल हैव मोर इनकम they will afford better living standards. अब अगर आपने देखना हो कि what do you mean by better living standards, it simply means कि they will have access to quality education, they will have access to quality healthcare and they will have access to other opportunities of life. इसका मतलब ये है कि now they have access to better things because they have better income. ठीक, ये पॉइंट हो गया. अब हमने देखना है कि what is important for economic growth. अब इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज से होती है? What are the necessary conditions कि जिनसे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? और वो दूसरी जरूरी चीज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी.
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. आई मीन अगर आप इंडिया की और हमारी एग्जांपल ले लें, वी स्टार्टेड ऑफ एट द सेम टाइम सिंस 1947. हम दोनों नेशंस जो हैं वी हैव बीन इमर्जिंग ऑन द वर्ल्ड मैप. अब इंडिया कहाँ खड़ा है? इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज इन एशिया, whereas Pakistan is still stuck in its low income trap. ठीक, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का तो कोई ट्रेंड बेसिकली है ही नहीं ना. इट्स अ वेरी बम्पी रोड. यू हैव हाईज, यू हैव लोज, और फिर उससे भी ज्यादा लोज. तो हमारा तो जो है ना वो हमारी ग्रोथ का पाथ ही जो है ना इट्स अ वेरी बम्पी रोड. वेयर एज फॉर इंडिया इट्स अ स्ट्रेट लाइन कर्व जो ऊपर की तरफ उसकी ग्रोथ जा रही है. सो क्या रीजन क्या है कि इंडिया ने ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव कैसे की है? सो इफ यू हैव if you have had some reading of the economic affairs or the global affairs, so you would already know कि इंडिया का पाकिस्तान से इकोनॉमिकली स्टेबल होने में बहुत बड़ा फैक्टर, the main factor is that India has been politically stable. इंडिया पाकिस्तान के हिसाब से इतने सालों में पॉलिटिकली स्टेबल रहा है क्योंकि इंडिया हैज बीन फॉलोइंग सिविलियन डेमोक्रेटिक स्टेट sort of a system, whereas Pakistan के केस में we've been marred by a constant game of thrones. ये कभी आपकी बीच में आ गई military dictatorship, फिर आ गई civilian, फिर आ गई dictatorship. So इसकी वजह से we have over the years been a big political mess. So जब तक आपकी इकोनॉमी में political stability नहीं ना होती, why is this so important? Because when you are politically stable, you will have stronger institutions. If you are politically stable, you will have stronger institutions, and stronger institutions are extremely important for the efficient working of any state. So basically, when you are politically stable, you are able to grow. आपकी economic growth इसकी वजह से होती है. ठीक? अब तीसरी चीज which is equally important along with political stability is good governance. अच्छा, अब ये जो दो चीजें हैं ना, गुड गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये इसको लीड करती है और फिर ये इसको लीड करती है. Do you see the arrows? If a nation is politically stable, it will have stronger institutions. And when you have stronger institutions, you can ensure good governance, right? And when you have good governance, you will naturally have political stability because you have stronger institutions to support that. So basically ये दो चीजें जो है ना, they are complementary to each other, they coexist basically. फिर ये दोनों एक दूसरे को support करती हैं, complement करती हैं, and they together will lead to economic growth, right? उसके बाद चौथी इसमें क्या चीज आती है? चौथी इसमें चीज आती है एब्सेंस ऑफ वायलेंस और पीस. ठीक हो गया. अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई नेशन जो है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी थी बिकॉज इट वाज पॉलिटिकली स्टेबल एंड इट हैड गुड गवर्नेंस एज वेल, बट वहां पे इट वाज स्ट्रक बाय एन एयर ऑफ मिलिटेंसी एंड वायलेंस. ठीक, अब उस नेशन में जैसे ही वहां पे मिलिटेंसी और वायलेंस आ गई, उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिसरप्ट हो गई एंड नेचुरली उसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर होगी. इसकी एग्जांपल आपके पास है सीरिया की. देखो, सीरिया वाज वंस अ वेरी प्रॉस्परस नेशन. नाउ इट हैज बीन टर्न डाउन इनटू एशेस. व्हाई? सिंपली बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ पीस. अब वहां पे जो इतने सालों की वहां पे वॉर चल रही है, प्रॉक्सीज हैं, उसकी वजह से its whole economic structure has been just thrashed so badly. इसके अलावा आप अपनी एग्जांपल देखो पाकिस्तान की कि 9/11 से पहले भी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कुछ खास नहीं थी, बट द मोमेंट वी जॉइन द वॉर ऑन टेरर और हमारी होम ग्रोन और the thrown
मिलिटेंसी जो है हमारे ऊपर, उसने हमें 10 साल जो है वी स्ट्रगल्ड विद इट, हमने इतने उसके ऊपर ये जो सारे के सारे ऑपरेशंस भी किए, और फिर 10-12 अरसे के बाद कहीं जाके हमने उस चीज को टोन डाउन किया है। लेकिन उस पूरी एक डेकेड में पाकिस्तान इकोनॉमी वाज सो बैडली डिस्ट्रॉयड बिकॉज वी वर आउट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑल टुगेदर। सो यहां से आपको अंदाजा होता है कि इफ यू वांट टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस एंड गुड गवर्नेंस, यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर एट पीस। और वो पीस क्या है? दैट इज peace on your borders, and most importantly borders पे peace होने से भी ज्यादा है कि आपके पास internal security होनी चाहिए। you should be internally secure as well, और internal security के लिए सबसे जरूरी चीज होती है economic harmony। ठीक, so absence of violence is very very important, you should be at peace। आप peaceful होंगे तो आपके पास political stability intact रहेगी। ठीक, उसके बाद पांचवी चीज, मेरी बात सुनो, आप लोगों को समझ आ रही है अब तक? लेकिन रजा, यहाँ पे इनफ्लो ऑफ डॉलर का हमारे साथ कोई लिंक नहीं है, क्योंकि इनफ्लो ऑफ डॉलर जो है ना, दैट इज नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ वो होती है कि आप कितना अपने मुल्क के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका जीडीपी जो है वो कितना ग्रो कर रहा है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉरेन एड इज नॉट ग्रोथ। और हमारे मुल्क का तो अलमिया भी ये बहुत बड़ा रहा है ना कि आपके पास यू हैव एग्जांपल्स ऑफ नेशंस लाइक इजिप्ट, जिन्होंने फॉरेन एड ले लेके अपने आप को पता नहीं क्या से क्या कुछ बना लिया है। लेकिन हम तो फॉरेन एड लेकर भी अपना कुछ नहीं कर पाए आज तक, बिकॉज वी सिंपली वेस्ट इट। सो डोंट कंफ्यूज फॉरेन एड विद ग्रोथ। ग्रोथ आपकी इन होम ग्रोथ होती है कि आपका जीडीपी कितना बढ़ा है, आपकी इकोनॉमी में जॉब्स कितनी क्रिएट हुई हैं, आपकी इकोनॉमी में आपने गुड्स एंड सर्विसेज कितनी बनाई हैं, आपकी एक्सपोर्ट बेस कितनी है, ये सब चीजें आपकी ग्रोथ को डिनोट करती हैं। ठीक है, सो हम उस इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। फॉरेन एड इज नोवेयर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये चीज अपने दिमागों में क्लियर कर लें। सो एवरीथिंग क्लियर सो फार? इट मेक सेंस? इज एवरीबडी स्लीपिंग? ओके, गुड। अच्छा, उसके बाद पांचवा, द फिफ्थ एलिमेंट इज विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट, अभी जो करंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट है ना, इट स्ट्रेसेस greatly upon the role of women, their empowerment. If you are to ensure equitable development, what is equitable development, or what is even development, or what is inclusive growth? Inclusive growth वो होती है ना कि जहाँ पे you ensure that all the segments of society, may the lower class, may the male segment, or may the the female segment, they should all grow at the same rate, at the same level. अगर ऐसा नहीं होगा तो one will grow at the expense of the other, and you will have haves and have nots, right? So if you are to ensure inclusive growth, that both men and women become equal partner of the growth process, then you have to provide them with equal opportunities. आपको उनकी empowerment ensure करनी पड़ेगी, because women have generally been the downtrodden segment so far all over the world. It's not just the problem of Pakistan, it has been the same case all over the world. So unless and until you will not invest in women empowerment, आपकी economy में कभी भी even inclusive or equitable growth nahi hogi. And lastly, the sixth part of the whole development paradigm is climate change. Climate change. Why is climate change directly linked with economic growth? How? बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, अब इस साल हमारे पास एक बड़ी डेविस्टेटिंग लेयर ऑफ फ्लड्स आई, आपकी स्टैंडिंग क्रॉप्स तबाह हो गई, लाइव स्टॉक जो है वो मर गया, लोगों के घर तबाह हो गए, आपका इतना ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका बेसिकली
डिप्लीट हो गया। सो जब आपके पास इस तरह के मैसिव फ्लड्स आते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी आर हिट बाय फ्लड्स एवरी ईयर, तो आपकी स्टैंडिंग क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, आपकी जो यील्ड होती है आपकी वो बहुत लो हो जाती है। सो इट्स अ लॉस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ना, और दूसरा आपकी ग्रोथ को हैम्पर करता है, बिकॉज ये जो है एग्रीकल्चर सेक्टर है, इट्स अ वेरी मेन कंपोनेंट ऑफ योर जीडीपी। ठीक, तो जब आपकी स्टैंडिंग क्रॉप्स उससे तबाह हो जाएंगी, लाइफ स्टॉक खराब होगी, आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा, तो दैट बेसिकली रिड्यूसेस और लिमिट्स और हैम्पर्स योर इकोनॉमिक ग्रोथ। और दूसरा देखो, क्लाइमेट चेंजेस में पाकिस्तान, एज यू नो, इज वन ऑफ द 10 मोस्ट वल्नरेबल नेशंस इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। व्हाई? बिकॉज वी आर क्लोज टू द ट्रॉपिकल, सो वी आर वन ऑफ द 10 मोस्ट वल्नरेबल नेशंस, जिसकी वजह से आपके पास ये हीट वेव्स भी आती हैं गर्मियों में, यू हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर, एंड उसमें हमारा बहुत बड़ा फेलियर है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू बिल्ड स्मॉलर डैम्स एज पर आवर नीड एंड रिक्वायरमेंट। वी हैव वेस्टेज ऑफ वाटर, हमारे पास अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल है, वी हैव ड्रॉट्स। सो ये सारे के सारे क्लाइमेटिक चेंजेस जो है ना, ये सब का हम शिकार हैं, एंड दिस हैज अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर इकोनॉमिक ग्रोथ। So now you see all these elements are interlinked. इन सारे ये जो सारी की सारी आपकी इक्वेशन है ना, इसमें से अगर आप कोई एक भी एलिमेंट निकाल देना, तो the whole paradigm of development gets disrupted. So now you understand कि all these things are complementary, they support each other. ये सब होंगी तो you will have economic growth and you will be able to ensure inclusive growth and inclusive development. अब अगर आप इस चीज को जरा क्लियरली देखो, एंड इफ यू हैव गॉन थ्रू द पास्ट पेपर्स ऑफ द एसए एग्जाम, एसए में हमेशा 9 से 10 पेग्ड मेन टॉपिक्स होती हैं। आपका ऐसे घूम फिरा के उसके ऊपर आता है विमेन, फेमिनिज्म, गुड गवर्नेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज। ठीक, सो ये आपके मेन पेग्ड टॉपिक्स हैं, और ये सब के सब जो हैं, दे बेसिकली आर अ पार्ट ऑफ द होलिस्टिक पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट। सो मेरा आपको ये चीजें इस तरह से समझाने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि चीजों को कभी एक सिंपल लेंस से मत देखा करो। इफ यू वांट टू मेक अ गुड एनालिसिस फॉर योर एसे एग्जाम, और अभी भी इफ यू, क्योंकि we are in the age of this modernized holistic notion of development, it applies everywhere, in every subject, in every domain, क्योंकि सब चीजें interlinked होती हैं। So next time you attempt your essay, you attempt a question, you got to have this holistic vision of development in your mind. Is that clear to you? ये चीजें आपको आपके essay एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेंगी। गुड इनफ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब ये चीज क्लियर हो गई, तो अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या थे और अब एसडीजीज क्या है और उनमें फर्क क्या क्या है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिनको हम एमडीजीज भी कहते हैं, और अब हमारे पास है एसडीजीज। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे, इट वाज अ डेवलपमेंट एजेंडा adopted by United Nations, right? When it was adopted in year 2000 and it had to last up till year 2015. मतलब year 2000 में ये लॉन्च हुआ था and it was to be achieved by 2015. तो basically 2015 में ये एक्सपायर हो गए। ठीक, सो हमने बात और आपका जो ये डेवलपमेंट एजेंडा था, इट बेसिकली हैड 8 गोल्स, राइट। सो ये तो हमने देख लिया कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे, अब इनकी जरूरत क्यों पेश आई। बेसिकली 90s तक ना आपके डेवलपमेंटल क्राइसिस जो हैं वो काफी ज्यादा हद तक एग्जैजरेट हो गए हुए थे, स्पेशली हमारा वाला जो रीजन है उसके अंदर, एशिया के अंदर एंड सब सहारन अफ्रीका, वहां पे तो आपके डेवलपमेंटल क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, इन्फेंट एंड मैटरनल डेथ रेट जो है, इट वाज एक्सट्रीमली हाई। इवन हमारे केस में इन्फेंट एंड मैटरनल डेथ रेट वाज एग्जैजरेटली हाई, मतलब बहुत ज्यादा हाई था। इसके अलावा देयर वर लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन व्हिच वर स्टिल आउट ऑफ स्कूल, और उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस था कि लड़के लड़कियों के मुकाबले में ज्यादा स्कूल जा रहे थे और लड़कियों की जो है एजुकेशन वो बिल्कुल ही इग्नोर की जा रही थी। सो
इसके अलावा भी देवर एन इंक्रीजिंग लेयर ऑफ ये डिजीजेस लाइक HIV, एड्स, एंड देन देयर वाज an increasing a very a highly increasing trend of violence against women, gender based violence. So in account of all these things, there was a need to do something about these burgeoning developmental crises, जिसके अंदर आपके conflict भी थे, absence of peace भी थी. So इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यूनाइटेड नेशन की जो member countries हैं, they gathered and they took this development agenda, and they took this development agenda कि जिन developing nations में ये developmental crisis है ना, they should follow these 8 goals to curb these developmental crises. ठीक, अब ये 8 goals क्या थे? अच्छा, वो पीछे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ऑडियो के अंदर काफी ज्यादा शोर आ रहा है, डिस्टॉर्शन है. इज इट क्लियर? अब ठीक है सबा? आई थिंक सबा ये आपका अपना कुछ इशू है क्योंकि बाकी सबको क्लियर है. ओके, गुड इनफ. अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि अब दोज नेशंस जहां पे ये डेवलपमेंटल क्राइसिस थे, दे वर टू फॉलो दीज 8 गोल्स. अब ये 8 गोल्स क्या थे? पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिटन इन माय नोट्स, जो कि आप लोगों को आई थिंक ईमेल हो गए होंगे या हो जाएंगे. सो इन केस यू जस्ट मिस टू राइट डाउन एनीथिंग, जस्ट डोंट फ्रीक आउट, क्योंकि वो सब कुछ मेरे नोट्स में लिखा है. जस्ट गो विद द फ्लो, चीजों को प्रॉपर्ली जो है वो अंडरस्टैंड करो, ताकि आप लोगों को कोई चीज बाद में जो है ना आपके दिमाग में खिचड़ी ना पकाए. और ये तो वैसे भी इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर. इसको अगर बंदा ध्यान से सुन ले ना, तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आती है एंड यू आर एबल टू मेक अ वेरी गुड एनालिसिस. अच्छा, 8 गोल्स. 8 गोल्स में से सबसे जो मतलब जरूरी चीजें हैं, एक तो ये था कि देयर वाज दिस गोल रिगार्डिंग ब्रिंगिंग द ओवरऑल पॉवर्टी, ब्रिंगिंग दी ओवरऑल पॉवर्टी डाउन बाय हाफ, के मतलब ग्लोबल पॉवर्टी को हाफ से नीचे ले आओ. अब ये सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हाउ विल यू ब्रिंग डाउन द ग्लोबल पॉवर्टी बाय हाफ. ठीक. अच्छा, इसके अलावा देयर वाज दिस गोल व्हिच वाज रिलेटेड टू इंप्रूवमेंट इन हेल्थ के यू हैव टू लोअर द रेट ऑफ infant and maternal deaths. ठीक. There was this goal which was related to the increasing enrollment of children in school and especially girls. फिर there was this goal which was related to the role of climate change. फिर there was this goal which was related to the role of women empowerment. फिर there was this role which was related to global partnerships and the cooperation between nations to basically curb these developmental crises. So ये आपकी मोर और लेस 8 गोल थे. अब 2015 में ये एक्सपायर हो गए. आपको डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. अब 2015 में ये एक्सपायर हो गए, सो हम ये चीज सोचते हैं दैट वर दीज गोल्स अ सक्सेस? नो, दीज गोल्स वर प्राइमरीली अ फेलियर. व्हाई? अब हमने वो चीजें देखनी है ताकि हम अंडरस्टैंड करें कि एसडीजीज और एमडीजीज में फर्क क्या है. तो सबसे पहला मसला जो मैंने आपको जब ये गोल्स बताए होंगे, तो यू वुड हैव सेंस्ड कि दीज गोल्स वर स्ट्रक्चरली फ्लॉड. ये गोल्स ही फ्लॉड थे. दे वर नाइवली envisioned and they were very over ambitious goals. I mean, how would you expect, आप सिर्फ आके एक गोल इस तरह का निगेट कर मतलब आप इस तरह का गोल जो है आप उसको प्रोपगेट करते हैं कि भाई ग्लोबल पॉवर्टी को हाफ से नीचे गिरा दो. Okay, fine, that is something, but how would you do that? आपने कोई उसका रोड मैप दिया है? एंड हाउ डू यू नो कि ग्लोबली पॉवर्टी के ट्रेंड्स क्या हैं? आई मीन, पॉवर्टी का ट्रेंड एक मुल्क के अंदर सेम नहीं होता. विद इन रीजन, विद इन अ कंट्री, द डायनामिक्स ऑफ पॉवर्टी वेरी. आई मीन, इफ यू लुक एट द पंजाब, नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल एंड साउथ पंजाब, साउथ जो है अब वो सेंट्रल से ज्यादा जो है वो डिसएडवांटेज्ड है. ठीक. वहां पे पॉवर्टी हमारे से बहुत ज्यादा है. देन इफ यू मेक अ कंपैरिजन फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस, बलोचिस्तान हमारे से ज्यादा गरीब है. ठीक. फिर अगर आप मुल्कों के ऊपर जाओ तो पॉवर्टी के डायनामिक्स पाकिस्तान में जो हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द डायनामिक्स ऑफ पॉवर्टी इन बांग्लादेश. सो अगर आप इन सब चीजों को देखो तो पॉवर्टी के डायनामिक्स वेरी करते हैं अक्रॉस कंट्रीज विद इन नेशंस.
तो हाउ विल यू जस्ट सिंपली गो ऑन टू से कि ग्लोबल पॉवर्टी को हाफ से नीचे ले आओ, अनलेस एंड अनटिल आपके पास प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव दोस ग्राउंड रियलिटीज कि अच्छा पॉवर्टी की सिचुएशन इस वक्त इस मुल्क में ये है एंड इट नीड्स टू बी डेल्ट अकॉर्डिंगली. सो फॉर दैट वेरी मैटर यू नीड टू हैव प्रॉपर रिसर्च एंड डेटा. योर गोल्स, योर डेवलपमेंट गोल्स are to be backed by proper research and data. So these goals, they were not backed by proper research and data. So they were very over ambitious goals. और दूसरी चीज ये है कि they were not practical goals ना. I mean, how will you just bring down global poverty जब आपके पास कोई proper road map नहीं है? You have not set certain indicators to measure कि how are you going to achieve your goal. So इस बिना के ऊपर they were not practical goals. They were naively envisioned and they were very impractical. They were very very over ambitious. उसके बाद तीसरी, अब इसके अंदर बहुत बड़ी फ्लॉ क्या थी, और बहुत बड़ी फ्लॉ ये थी कि दीज गोल्स दे वर टू बी बैक्ड बाय फंडिंग फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड. क्योंकि अब देखो मतलब as these goals envisioned कि ये जो डेवलपमेंटल क्राइसिस है ना, दे आर ओनली प्रेजेंट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, जिस तरह के हमारे जैसे मुल्क हैं. ठीक, फिर अब हमारे जैसे मुल्कों का, जैसा कि हमने कल पूरा एक मतलब दो जो वो लेक्चर के अंदर हमने देखा, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि वी आर शॉर्ट ऑफ फंड्स. हमारे पास रेवेन्यूज इतने नहीं होते कि हम अपनी लॉन्ग रन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर जो है ना हम प्रॉपरली इन्वेस्ट करें. तो हमारे जैसे मुल्कों का मसला ही ये होता है कि वी हैव दोज मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, वी आर शॉर्ट ऑफ रेवेन्यूज, सो वी कैन नॉट स्पेंड इन द ओवरऑल ह्यूमन वेलफेयर. सो अब इन गोल्स ने एक ये इसके अंदर सेट रख दिया कंडीशन का कि आपकी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, दे विल बी सपोर्टेड, दे विल बी फंडेड बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड टू परस्यू दीज गोल्स. अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि दीज गोल्स दे किक्ड ऑफ, दे स्टार्टेड इन द ईयर 2000. अब साल 2000 में आते ही क्या चीज हो गई, यू हैड 9/11. जैसे ही 9/11 होता है, आपकी पूरी ग्लोबल वर्ल्ड, ऑल द नेटो एलाइज of the US and the US itself, their attention got diverted towards war on terror. अब उसमें देखो आपका ग्लोबल एक्टर यूएस, इसके अलावा उसके जितने नेटो एलाइज हैं विच इज योर डेवलप्ड वर्ल्ड, उनकी अटेंशन was totally focused on the 9/11 इशू. अब सारी की सारी फंडिंग जो है उस तरफ डाइवर्ट हो गई. अगर आप हमारी एग्जांपल लो तो पाकिस्तान ने क्या ही इसके ऊपर काम करना था, because we ourselves became the front line state in US's war on terror. सो हमने क्या ही अपना फोकस रखा होगा ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, कोई नहीं. ठीक, सो बेसिकली प्रॉब्लम्स ये हुई कि आपकी फंडिंग व्हिच वाज supposed to reach the developing nations, it could not reach the developing world because the aid got diverted towards war on terror. नेटो फंड में चली गई. ठीक, इसके अलावा दूसरा बड़ा क्या मसला होता है, 2008 में आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्रंच हो जाता है. अब जब आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्रंच होता है तो भी आपकी फंडिंग को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उसमें भी इट वाज अ फाइनेंशियल क्रंच व्हिच वाज फेल्ट बाय एवरी नेशन, हम भी उसका हिस्सा थे. तो फिर आपकी फंडिंग जो कि डेवलपमेंट की तरफ जानी थी वो और ज्यादा डिसरप्ट हो गई. सो ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दीज मेन इश्यूज, सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ये था कि these were structurally flawed, and lastly these goals were not properly owned by the governments of the developing world. Why? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा है कि सबसे जरूरी चीज इसमें क्या है, you should have good governance according to developmental economics. गुड गवर्नेंस लाइज एट द हार्ट ऑफ डेवलपमेंट. अगर आपके पास गुड गवर्नेंस नहीं है ना, यू कैन नेवर बी एबल टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो इट्स अ प्री रेक्विजिट. गुड गवर्नेंस होगी, यू विल हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यू विल हैव स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस एंड यू विल नेचुरली ग्रो. राइट, सो हमारे जैसे मुल्कों का सबसे बड़ा मसला ये है, वी हैव क्राइसिस ऑफ लीडरशिप. हमारे पास स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वी आर नॉट पॉलिटिकली स्टेबल, वी डू नॉट हैव गुड गवर्नेंस. तो ऐसी इकोनॉमीज जहां पे आपके लीडरशिप क्राइसिस होते हैं, वहां पे आपकी लीडरशिप जो है ना वो इस तरह के डेवलपमेंटल गोल्स को
politically own ही नहीं करती, और जब इनको political ownership नहीं मिलती, when they do not find political legitimacy, these goals are never implemented properly. और ये हमारा बहुत बड़ा मसला है कि कोई अच्छी अगर पॉलिसी या गोल आता भी है तो उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, ठीक। सो एक ये बहुत बड़ा मसला था। सो ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दीज इश्यूज दीज गोल्स फेल्ड कंसिडरेबली। अब ये फेल हो गए, अब 2015 में एक्सपायर हो गए, तो 2015 के बाद यही जो आपका ये एजेंडा था ये इम्प्रूव हुआ, बिकॉज द यूएन अंडरस्टूड ऑल दीज फेलियर्स कि अच्छा हमारे गोल्स में ये फ्लॉज थे, अब we have to remove those flaws and we have to build upon the ethos of these developmental goals. तो फिर आपके पास अब ये नाम चेंज होके आई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। अब इस नाम से आपको फर्क समझ आ जाएगा कि these are more practical goals because they are sustainable goals. इसमें आपका जो विजन है ना of thinking of the remedies, that is more practical. How? अब ये आपका 2015 से लेकर 2030 तक का डेवलपमेंट एजेंडा है बाय द यूएन, एंड इट हैज नाउ 17 गोल्स। वो 8 गोल्स की बजाय यू हैव 17 मोर फोकस्ड, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रॉब्लम ओरिएंटेड गोल्स। अच्छा, अब इनमें प्रैक्टिकल होने में सबसे जरूरी चीज क्या है? पहले जब हमने बोला था कि आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का जो एक लाइन ऑफ थिंकिंग था वो ये था कि पॉवर्टी को हाफ कर दो, बट हाउ? कोई रोड मैप नहीं था ना, एंड दे वर नॉट बैक्ड बाय प्रॉपर रिसर्च एंड डाटा। These goals, the SDGs, are now backed by proper research and data कि poverty के dynamics, yes, ये पूरा का पूरा जो आपका सारा का सारा एजेंडा है ना, this is by the UN, ये भी यूएन के थे, ये वही गोल्स हैं, लेकिन ये सारे फेल हो गए थे क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की हैं उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने रेक्टिफाई किया और एक बेटर वर्जन ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। इज दैट क्लियर? गुड। बाकी सबको भी क्लियर है? ओके, गुड इनफ। अच्छा, सो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि नाउ दीज गोल्स आर प्रॉपर्ली बैक्ड बाय रिसर्च एंड डेटा, कि अगर आपने पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, सो यू नाउ नो कि पॉवर्टी के नेशन वाइज जो है वो डायनामिक्स क्या है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, उसके स्टैट्स क्या हैं। अगर आपने हंगर की जो है वो कुछ उसके बारे में कुछ करना है तो आपके पास उसके स्टैट्स हैं। अगर आपने इन्फेंट एंड मैटरनल डेथ रेट के ऊपर कुछ करना है तो यू हैव दोज स्टैट्स। सो दीज गोल्स आर बैक्ड बाय प्रॉपर रिसर्च एंड डेटा। इसको आप कहते हैं इट्स अ वेल इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग, जहां पे आप ग्राउंड वर्क को देख के उस हिसाब से एक पॉलिसी बनाते हो। सो दीज आर मोर इन्फॉर्म्ड गोल्स, राइट। दूसरा, अब सपोज करें कि मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि एक प्रैक्टिकल डेवलपमेंटल गोल जो है वो क्या होता है। सपोज करें कि हमारे ये पंजाब में कोई एक गांव है जहां पे क्रोनिक जो है वो गुर्बत है, पावर्टी है, लोग भूख से मरते हैं। अब वहां पे क्या होता है, वहां पे यूएन का एक स्पॉन्सर्ड कोई आता है मिशन, जिसने वहां पे 1 साल रह के लोगों को वहां पे मंथली जो है वो स्टाइपेंड देना है ताकि लोग अपनी जिंदगी की जरूरियात को पूरा करें, ताकि उनकी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ जो है एटलीस्ट वो मीट कर सकें, ठीक। अब जब तक 1 साल तक ये वहां पे मिशन रहेगा तो 1 साल तक लोग वहां पे एक अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे उस गांव में। लेकिन हर जो मिशन होता है, जो कि किस तरह का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, उसकी एक सर्टेन लाइफ होती है। उसके बाद इट हैज टू गो बैक। सो 1 साल के बाद जब उसकी लाइफ खत्म होगी वो वहां से जाएगा, लोगों की वही क्रोनिक पॉवर्टी इन द वर्स्ट वे विल हिट बैक, लोग उससे ज्यादा वर्स ऑफ हो जाएंगे। सो अगर आपने लोगों की भलाई के लिए कुछ करना है तो इंस्टेड ऑफ these monthly stipends, आप कोई ऐसा सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढो जिससे आप लोगों को पॉवर्टी से एक्सट्रैक्ट करो, उनके लिए एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड का सोर्स दो, सो दैट दे नाउ हैव बेटर इनकम एंड दे कैन कम आउट ऑफ देयर पॉवर्टी ट्रैप।
उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वही जो पैसा आपने उनको 1 साल स्टाइपेंड में देना है, यू शुड इन्वेस्ट इन अ सर्टेन प्रोजेक्ट इन दैट एरिया। वहां पे कोई छोटी सी इंडस्ट्री लगा दें, ताकि वहां के जो लोग हैं गांव के वहां पे आके काम करें, ताकि उनके पास एक मंथली इनकम जो है, एक गुड अमाउंट ऑफ इनकम का सोर्स जो है वो जनरेट हो जाए। सो दैट इज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, दैट इज अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। ये फर्क है एमडीजीज और एसडीजीज में। यू कैन एक्चुअली कोट दिस एग्जाम्पल कि ये आपका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इफ यू आर टू डील विद द डेवलपमेंटल क्राइसिस, इफ यू आर टू लिमिट पॉवर्टी। तो उसके लिए सस्टेनेबल अप्रोच ये है, उसके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच ये है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? गुड। अच्छा, दूसरा हमने कहा था कि दीज आर मोर प्रैक्टिकल गोल्स, दे आर बैक्ड बाय प्रॉपर रिसर्च एंड डेटा। अब इन गोल्स में ये फर्क था कि दीज गोल्स वर नॉट टारगेट ओरिएंटेड। अब दीज गोल्स दे कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पॉवर्टी एंड हंगर। एमडीजीज ने कोई इस तरह की ये डिफरेंशिएशन नहीं की कि पॉवर्टी एक चीज है, हंगर एक चीज है। एंड ऑफ कोर्स दे आर डिफरेंट, पॉवर्टी और चीज है, हंगर एक और चीज है। कोई बंदा गरीब है ना, दैट डज नॉट मीन कि वो हंगरी भी होगा। अब हमारे जैसे मुल्क में देखो, इफ यू हैव हर्ड ऑफ द फैक्ट के ऑलमोस्ट 60% ऑफ पीपल इन पाकिस्तान आर मैल नरिश्ड। अब मैल नरिश से आप ये कहते हैं कि यहाँ पे लोगों के पास खाना नहीं है। नो, इट्स नॉट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। वी डू हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल बिकॉज वी आर एन एग्रो बेस्ड नेशन। तो फूड अवेलेबल है, लोगों की सोशो इकोनॉमिक एक्सेस नहीं है टूवर्ड्स क्वालिटी फूड बिकॉज because we are stuck in the low income trap। लोगों के पास रोजगार नहीं है, और जिनके पास रोजगार है they are not earning enough money। so आपकी सोशो इकोनॉमिक एक्सेस टू क्वालिटी फूड नहीं है, जिसकी वजह से 60% लोग जो हैं they cannot afford the daily required caloric intake which leads to malnourishment। अब ये देखें ना कि इस मुल्क का 45% बच्चा जो है वो malnourished है। so आप अगर अपना ह्यूमन रिसोर्स देखें, आप अपना फ्यूचर देखें, तो what are you doing? that speaks volumes about our needs to invest in human development। ठीक, these goals they have a proper goal on food insecurity कि भाई food insecurity is a very very important problem because आपका human resource, आपकी overall economic well-being, आपकी health, ये सब इस पे डिपेंड करती है। so यहाँ पे you have a specific goal on this, right? इसके अलावा यहाँ पे इन दी एमडीजीज योर फोकस वाज ऑन द क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन कि इतने बच्चों को स्कूल में ले आओ, बट यू डिड नॉट मेंशन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन व्हिच इज फार मोर इम्पोर्टेंट। सो मिलेनियम सो द SDGs they now focus on the quality aspect as well। अगर आप एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं ना, it has to be it has to be up to the quality standards as well, जो कि बहुत जरूरी चीज है। and the most important thing which makes sustainable development goals very practical कि अब यहाँ पे these goals are not restricted to only to the developing world। क्योंकि अगर आप देखें तो आपकी ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है कि या सिर्फ हमारे मुल्कों में होती है, it is equally prevalent in the developed world as well। वहां पे हमारे से ज्यादा है। तो क्या वहां पे ये नहीं है ये डेवलपमेंटल क्राइसिस? वहां पे भी है। यू हैव जेंडर बेस्ड वायलेंस इन द डेवलप्ड वर्ल्ड एज वेल। यू हैव चाइल्ड पॉवर्टी इन यूएस एज वेल, वहां पे भी आपके डेवलपमेंटल क्राइसिस हैं। सो फिर why these goals are restricted to the developing world only? So these sustainable development goals are now universal goals। they apply to all of the countries, may it be developed or developing or the underdeveloped। जहां जहां आपके पास developmental crisis हैं, वहां वहां पे ये goals apply होते हैं। those nations are to follow these goals, right? एक और बहुत जरूरी चीज कि MDGs जो है उसकी फंडिंग वाज डिपेंडेंट ऑन द डेवलप्ड वर्ल्ड कि डेवलप्ड वर्ल्ड फंड देगी तो डेवलपिंग वर्ल्ड में ये गोल्स इंप्लीमेंट होंगे, व्हिच वाज अ बिग फेलियर बिकॉज हमारे जैसे मुल्क जो हैं वी ऑलवेज लुक अप टू द डेवलप्ड वर्ल्ड के वहां से एड आएगी तो हम कुछ करेंगे, हमने सेल्फ रिलायंट नहीं होना।
सो जब तक एक मुल्क सेल्फ रिलायंट नहीं होगा, इट विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स ओन एक्शंस एंड फॉर इट्स ओन प्रॉब्लम्स। सो अब आपने ये रिस्ट्रिक्शन ही खत्म कर दी है। अब सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, दे आर नॉट टू बी फंडेड बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड, एवरी नेशन will manage its own funds। अब इस it's like a big incentive for nations like us कि भाई अगर हमारे developmental crisis है ना, it's our own mess, it's our own responsibility, so we got to increase our revenue, अपनी revenue base बढ़ाओ और ज्यादा से ज्यादा अपने revenues को human development में invest करो। So yes, अब हमारा वो जो एक issue है ना कि aid आएगी, fund आएगा तो हम कुछ करेंगे, that's not the issue anymore। You have to be self-reliant and that makes these goals even more practical। ठीक, ये चीज हो गई। इसके अलावा अब आप देखें यहाँ पे एमडीजीज में आपके सीधे सीधे 8 गोल थे। पावर्टी को थोड़ा कर दो, बच्चों को स्कूल भेज दो, डू समथिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, डू समथिंग अबाउट दिस, लेकिन कोई आपके पास क्लियर रोड मैप नहीं था। कहीं पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ने ये नहीं कहा कि किसी मुल्क में इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। यू आर इन नीड ऑफ स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस, यू शुड फर्स्ट इंश्योर गुड गवर्नेंस इफ यू आर टू इंश्योर harmony in the society, if you are to ensure sustainable development। एमडीजीज ने कहीं इन चीजों का जिक्र नहीं किया जो कि वाइटली इंपॉर्टेंट हैं, which are the prerequisites। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो 17 गोल हैं उसके अंदर you have a separate goal on the role of political stability, you have a goal on the role of stronger institutions, you have a goal on the role of good governance, you have a goal on the role of peace, how vitally important peace is। So अब आपके पास ज्यादा आपके प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड टारगेट ओरिएंटेड गोल्स हैं, सो दैट नेशंस नो कि भाई दीज आर द प्रॉब्लमैटिक एरियाज। अब हमारे जैसे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ही ये है कि वी हैव द क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। आपकी जो लीडरशिप का विजन है दैट हैज नेवर बीन इन लाइन विद द नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि आप देखें हमारे जैसे मुल्क में वी कुड हैव अ डिबेट कि क्या यहाँ पे डिक्टेटरशिप बेहतर है या डेमोक्रेसी जो है वो बेहतर है। ऑनेस्टली इसके ऊपर कोई आपका क्लियर आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसका एक्सपीरियंस वर्ल्ड वाइड वेरी करता है। यू हैव द एग्जांपल ऑफ हमारे केस में अब तक डिक्टेटरशिप्स हैव फेल्ड बिकॉज दे हैव रूइंड द political structure of the country। आपके पास you have very fragile institutions, so हमारे केस में they have failed, the history speaks for itself। whereas आपकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं इतने सालों से they have been centralized regimes। क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? they became the great Asian tigers, they are way more economically stable than us। उसमें 2 बड़े जरूरी फैक्टर हैं कि आपके पास you have the ताइवान, ठीक। अब ये वो मुल्क है जिनका साइज बड़ा छोटा है एंड दे आर होमोजेनस कंट्रीज। होमोजेनस का मतलब ये है कि वहां पे दे डू नॉट हैव हाइटेंड एथनिक, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस डिफरेंसेस। वेयर एज पाकिस्तान जैसे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि वी आर अ वेरी हेट्रोजेनस नेशन। हमारे पास एथनिक, कल्चरल, रिलीजियस, सेक्टेरियन, लिंग्विस्टिक जो डिफरेंसेस है ना दे हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी हाइटेंड एंड वेरी प्रोमिनेंट। सो हम एक होमोजेनस नेशन नहीं है। तो जब आप एक होमोजेनस नेशन नहीं ना होते वहां पे सेंट्रलाइज रिजीम्स वर्क नहीं करती। और हमारी तारीख इस चीज की गवाह है कि हमने इतना फेलियर क्यों अचीव किया, बिकॉज हम एक हेट्रोजेनस नेशन है एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव सेंट्रलाइज्ड और डिक्टेटरशिप लाइक रिजीम्स। Whereas you have the example of Southeast Asian regions जहाँ पे they have worked very well, they are working well because उनका political social structure हमारे से बहुत मुख्तलिफ है। So हमारे केस में power sharing सूट करती है। हमारे केस में अभी जो आपका सिस्टम है ना फेडरलिज्म का कि पावर्स आपकी डिवॉल्व हों, दैट इज व्हाट सूट्स अस। सो बेसिकली हर नेशन की political, economic, social realities मुख्तलिफ होती हैं and you got to take them into account to know कि भाई what is the problem which lies at the root। ठीक। So ये आपका अब आपके sustainable development goals जो हैं they talk about all these important prerequisites which are important if you are to reduce your developmental crisis and if you are to invest in long run sustainable development। ये चीज clear हो गई?
गुड इनफ। अच्छा, अब आप लोगों ने ये करना है, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए मैं आपको एक अच्छी दूं टिप, कि आपने कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं, आई थिंक पहले 5-6 गोल्स हैं, और बीच में कोई भी ऐसा गोल विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड to any of your optional or any of your subject or which is related to any question being asked in the paper, आपने वो गोल along with this number लिखना है as a reference। ये आपको बड़ा हेल्प करता है, ये आप it adds value to your answer कि भाई this student knows कि अच्छा इसका इससे लिंक बनता है, he can link up things। So कुछ 5-6 गोल्स हैं, ये हो गई, ये जो रोल ऑफ स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस है, हेल्थ का हो गया, एजुकेशन का हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, ये सब आपको हेल्प करेंगे। यू कैन एक्चुअली कोट दिस इन योर एसेज, इन योर एग्जाम, इन योर क्वेश्चंस, क्योंकि ये ऐसा वाहिद टॉपिक है जो कि आपके सीएसएस में हर चीज में यूज हो जाएगा एक्सेप्ट द एग्जाम फॉर फिजिक्स। अगर आपने वो ऑप्ट की है ना, उसके अंदर यूज नहीं होगा, उसके अलावा ये हर जगह यूज होगा। ये आप आईआर में यूज करें, बट मतलब इसको वो कहते हैं ना ये पंजाबी में कि अन्य बार यूज नहीं करना। जहां पे उसकी सेंस बन रही है ना, फर्स्ट नो कि अच्छा यहाँ पे इट इज रेलिवेंट, वहां पे इसको कोट करो, वहां पे यू कैन ब्रिंग इन दी एनालिसिस। सबसे ज्यादा तो मोर और लेस आपके ये हर जो भी कोई आपका ऐसे है ना, उसमें इन वन और दी अदर वे ये यूज हो जाएंगे। उसके अंदर यू कैन एक्चुअली डिस्कस दीज पॉइंट्स जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, it depends on every nation's leadership to implement, no coercive pressure, no, इसमें कोई है ही नहीं coercion, क्योंकि basically ये जो goals है ना, ये they are for the good of every nation, कि जहां जहां जिस nation के developmental crisis है ना, now you actually have a road map कि भाई आपने इस तरह से यू हैव टू गो अबाउट दीज थिंग्स। क्योंकि देखो पहले आपके पास कोई ग्लोबल विजन नहीं था ना, कि जो ये चीज बोलता कि भाई स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। अब यू हैव दोस प्रॉपर गोल्स। अब जब आप यू विल इंश्योर कि आपके पास ये भी है, आपके पास ये भी है, क्योंकि हर गोल के आगे सर्टेन इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। सो बेसिकली आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप है हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। सो इस तरह से दीज गोल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काइंडली कैन यू रिपीट एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ SDGs? उसमें मैंने ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर दी है, आप अपने किसी से यहाँ पे पूछ लो, वो आपको ये लिख के भेज देंगे, क्योंकि अभी आई जस्ट हैव टू वाइंड अप द लेक्चर। एंड पे अगर बच गया टाइम ना, तो मुझसे दोबारा पूछना, तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि पाकिस्तान जो है, हाउ इज पाकिस्तान गोइंग टू अचीव दीज गोल्स, ना कि हमने इनसे फायदा किस तरह से उठाना है, और व्हाट हैज पाकिस्तान डन सो फार। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी तक पंजाब इज द ओनली प्रोविंस, if you happen to visit this प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब, यहाँ पे जो इसका ये एक बिल्डिंग है, वहां पे अगर आप जाके देखें तो आई गेस, क्योंकि मैंने वहां पे काम किया हुआ है, तो अब तक पंजाब इज द ओनली प्रोविंस जिसने इट हैव व्हिच हैज डन समथिंग विद रिगार्ड्स टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसकी सारी वॉल्स के ऊपर आपको ये गोल्स दिखाई देंगे, 17 गोल्स। सो अब तक हम वो वाहिद प्रोविंस हैं जिन्होंने कुछ किया है टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वेयर बाकी अगर आप लोग जाके देखें, सिंध इज स्टिल क्वाइट फार अवे, और खैर से जो बलोचिस्तान की हालत है वो तो बहुत ही खराब है। ठीक, लेकिन बलोचिस्तान अब इस चीज से इनकार नहीं कर सकता, इट कैन नॉट पुट द होल ब्लेम ऑन पंजाब के भाई वो सारा फंड ले जाते हैं। वाई? इसमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू मेक पाकिस्तान अचीव दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें क्या चीजें जरूरी हैं। KPK ने कुछ किया है, इट हैज डन सम गुड वर्क इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ में भी कुछ बेहतरी आई है, बट सबसे बेहतर काम किया है पंजाब ने। ठीक, अच्छा,
उसके बाद दो चीजें हैं, एक तो है 18th अमेंडमेंट, दूसरा है 7th NFC अवार्ड। अब ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए एज बीइंग CSS एस्पिरेंट्स बहुत जरूरी हैं। आप लोगों ने जस्ट गूगल इट, इसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स पढ़ो, बट यू शुड बी अवेयर कि आफ्टर दीज टू चेंजेस कि आपके मुल्क के पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या फर्क आया है। ठीक, इन चीजों के आपको आइडिया होना बेहद जरूरी है, ये आपका बहुत बहुत जरूरी एक टॉपिक है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैंने जो अपना अटेम्प्ट किया था ऐसे, मैंने इन दोनों चीजों को यूज किया था उसके अंदर, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी सॉलिड एनालिसिस, उससे बहुत हेल्प हुई थी। सो ये खाली आपको ऐसे के लिए जरूरी नहीं है, ये आपके बहुत ज्यादा ऑप्शनल्स में, कंपल्सरीज में, ये हर जगह यूज होगा। अच्छा, अब ये दो जरूरी क्यों नहीं है, ये मतलब ये दो इतने जरूरी क्यों हैं? ठीक, अच्छा, अब वो दो जरूरी इसलिए हैं क्योंकि अगर आप लोग देखें 18th अमेंडमेंट से पहले पाकिस्तान हैड अ सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। उसमें ये बड़ा मसला होता था जी कि सिंस आपका सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है ऑफ मेकिंग रूल्स एंड लॉज, तो उसमें वी डू नॉट मेक गुड लॉज रिलेटेड टू बलोचिस्तान। क्योंकि देखिए अब बलोचिस्तान में जो हेल्थ का मसला है, वहां पे जो प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन है, वहां पे कोई भी ऐसा इशू है उसकी जिम्मेदारी बलोचिस्तान के लोगों पे आती है, क्योंकि दे आर द वंस जो कि उन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। सो दे शुड हैव द राइट टू मेक लॉज विद रिगार्ड्स टू दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। एंड एज आई सेड कि वी आर अ हेट्रोजेनस नेशन, हमें तो सेंट्रलाइज रिजीम सूट ही नहीं करती। एवरी प्रोविंस शुड गेट इट्स ड्यू शेयर ऑफ पावर एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सो दैट वो अपनी इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके। सो दैट बेसिकली बिकेम अ रियलिटी आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, जब आपकी पावर्स सेंटर में से डिवॉल्व होगी टू द प्रोविंसेस। अब यू हैव 3 tiers बेसिकली, यू हैव फेडरल, यू हैव प्रोविंशियल एंड यू हैव द लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक, अब आपके तीनों टीयर्स पे पावर डिवॉल्व है। अब आपकी हेल्थ, एजुकेशन, हर जरूरी चीज जो है ना, इट हैज बिकम अ मैटर ऑफ द प्रोविंस। अब बलोचिस्तान इज कंप्लीटली ऑटोनमस कि वो अपनी एजुकेशन, हेल्थ को लेके कोई भी लॉ जो है वो बना सकता है एज पर इट्स ओन नीड्स, इट्स रियलिटीज, इट्स रिक्वायरमेंट। सो अब वो डिबेट ही खत्म हो गई है। दूसरा, 7th NFC के बाद ये जो एक बहुत बड़ा ब्लेम होता था कि ये जो पंजाब है, on solely on the basis of its population it takes away the lion's share of the revenues। अब वो भी इशू खत्म हो गया, क्योंकि 7th NFC में आपने 3 और एलिमेंट्स डाल दिए कि भाई आपने ये भी देखना है कि कोई प्रोविंस जो है उसका साइज कितना है, उसके लोग कितने हैं, फिर उसके अंदर लोग जो हैं हाउ बैकवर्ड दे आर इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, उस प्रोविंस की जो नीड्स ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या है। इन सब की बेसिस के ऊपर आप अपने रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे। सो उस हिसाब से बलोचिस्तान का शेयर पहले से काफी ज्यादा बढ़ा। सो अब अगर आप देखें कि 2010 से लेके अब तक 2020 आ गया है, अब भी अगर बलोचिस्तान में द सिचुएशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन एंड वेरियस अदर थिंग्स इफ दे आर नॉट इम्प्रूविंग, दैट इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ आप लोगों को कुछ? इज माई पॉइंट क्लियर? गुड इनफ। सो बेसिकली अब यहाँ पे, क्योंकि अब हमारे पास वी नाउ हैव द सिस्टम व्हिच एक्चुअली सूट्स अस। ठीक, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? अब आप ये देखें, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में यू हैव अ प्रॉपर गोल रिलेटेड टू द रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, कि ये इतने जरूरी क्यों हैं? दे आर वाइटली इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज अब जो आपका करंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट है ना, वो कहता है कि अगर आपने if you are to ensure inclusive growth, if you are to ensure equitable development, जिसमें every person, every segment of society is part of the process of growth, so you have to follow the bottoms up approach। बॉटम्स अप अप्रोच का मतलब ये होता है कि ये आपकी जो सोसाइटी की है ना पिरामिड, ये जो सबसे नीचे लोग बैठे हैं ना, ये आम आदमी है,
ये वो आम आदमी है जो कि इन सारे डेवलपमेंटल क्राइसिस का शिकार है। दे हैव हेल्थ इश्यूज, ये तालीम का मसला, गुर्बत का मसला, खाने का मसला, ये वो लोग हैं जो कि नीचे बैठे हैं। ठीक, जब तक आपकी ग्रोथ इस ऊपर वाले हिस्से पे रिस्ट्रिक्टेड रहेगी ना, जब आपका फोकस यहाँ रहेगा, वो ग्रोथ यहाँ ट्रांसलेट नहीं होगी, वो ग्रोथ इन लोगों तक नहीं जाएगी, जिससे आपके पास हैव्स एंड हैव नॉट्स बढ़ते जाएंगे। तो जो आपका करंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट है ना, ये कहता है कि इक्विटेबल अप्रोच जो है टुवर्ड्स ग्रोथ, उसके लिए यू शुड फॉलो बॉटम्स अप अप्रोच, कि इन लोगों को जो नीचे बैठे हैं ना, इनको एम्पावर करो, मेक देम अ पार्टनर, मेक देम अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस। हाउ? अब वो लोकल गवर्नमेंट्स का डायरेक्ट लिंक इन लोगों के साथ होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो एलजीज हैं वो इन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। आपकी जो कोई छोटी भी छोटी, अगर आपका कोई फ्लाईओवर बनना है, आपके कोई ये नए नाले बनने हैं, आपके कोई रोड्स बनने हैं, ठीक है, उन सब को सबसे नीचे वाला जो लेवल है वहां जाके इंप्लीमेंट करते हैं आपका ये वाला टीयर, लोकल गवर्नमेंट। सो व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि इस वाले टीयर की पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव and financial empowerment and autonomy are very, very important. Write it down. The political, administrative and financial empowerment and autonomy of this very tier is very, very important if you are to ensure the proper implementation of development policies, और उससे भी पहले if you are to ensure proper making of the policies. How? अब अगर आपको याद हो, अच्छा ये मुझे कोई कह रहा है, रिपीट करते हैं, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल, ये तीनों के हिसाब से इनको एम्पावर करें और इनको फुल ऑटोनॉमी दें। ठीक, अच्छा अब इसमें देखिए, अगर आपको याद हो कि अभी तक का हमारा सबसे इफेक्टिव प्लान जो था डेवोल्यूशन का, इट वाज बाय मुशर्रफ। ठीक, हाँ, अब वो थ्योरेटिकली इट वाज अ वेरी गुड प्लान, बट प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर अभी उसके लिए रेडी नहीं था, और आपने उसको प्रैक्टिकली यूज भी नहीं किया इन इट्स मोस्ट इफेक्टिव वे, और अब तक आप यूज नहीं कर रहे। लेकिन उस सिस्टम में एक आइडिया था ऑफ सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड, जो कि अब भी थोड़ा बहुत यूज होता है। वो क्या था कि आपका जो लोकल एरिया है ना, उसके लेवल पे आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो एक बोर्ड बनाएंगी, जिसके अंदर उस इलाके का सीनियर मेंबर, उस इलाके से मेंबर ऑफ यूथ, मेंबर ऑफ ये जो होती है लेबर, मेंबर ऑफ द फीमेल कम्युनिटी, मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी, इन सब लोगों को मिला के आप एक बहुत ही अच्छी एक बोर्ड बनाएंगे। वो बोर्ड क्या करेगा? वो बोर्ड जो है इट विल वर्क इन कोलैबोरेशन विद योर एलजीज। वो उस इलाके से रिलेटेड जो भी मसले मसाइल हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पे उन सब लोगों की राय ली जाएगी, और फिर एक आपके पास कलेक्टिव आउटकम आएगी, जो कि आपकी लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं आपकी प्रोविंशियल पॉलिसी मेकर्स तक लेके जाएंगी। इसको आप कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कि भाई जिन लोगों के मसले हैं ना, देयर वॉइसेस शुड बी हर्ड एंड योर पॉलिसीज शुड बी मेड अकॉर्डिंगली। जब आप उनके हिसाब से पॉलिसीज बनाएंगे तो आप मोस्ट इफेक्टिवली डेवलपमेंटल क्राइसिस के साथ डील करेंगे। ये एक आइडियल एंड practical solution है of bottoms up approach towards development and to effectively implement your developmental policies. ये बात clear है? Is that clear to all of you? गुड। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस वक्त जो आपका इशू है ना, जब आया था ना मुशर्रफ, उसने क्या किया, उसने फेडरल से पावर उठा के ना सारी की सारी दे दी टू दी एलजीज। अब आपकी जो एलजीज थी, दे वर नॉट रेडी फॉर इट, क्योंकि आपकी सबसे पहले कोई भी जो आपका इंस्टीट्यूशन है, कोई भी आपका टीयर है, यू फर्स्ट नीड टू इन्वेस्ट इन इट्स इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। जब आप उन लोगों को रेडी ही नहीं करोगे और आप उनके ऊपर पावर इतनी ज्यादा उठा के दे दोगे, तो दे विल नॉट नो हाउ टू डील विद इट। तो ये एक उस टाइम का ब्लंडर था। अब आजकल क्या हो रहा है? अब आजकल ये हो रहा है कि फेडरल ने पावर्स सारी उठा के दे दी है टू द प्रोविंस, बट प्रोविंस आगे से पावर्स आपकी एलजीज को शेयर नहीं कर रहे।
खास तौर पे पंजाब और सिंध में तो ये मसला है। केपी में अभी भी आपका सम ऑफ द पावर्स आर इफेक्टिवली डिवॉल्व टू द एलजीज, लेकिन हमारे पास नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि भाई हर टीयर का जो ड्यू शेयर ऑफ पावर है आप उसको दें, सो दैट वो इफेक्टिवली अपने मैंडेट पे काम कर सके। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर आपने पाकिस्तान के केस में, इफ यू आर टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस एंड गुड गवर्नेंस and the proper implementation of the sustainable development goals, you got to follow the bottoms up approach, and your powers should be devolved properly to the each respective tier, and especially the role of LGs is very very important. Why, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक, इसके अलावा अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करना है, दूसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि यार आप अपने रेवेन्यूज तो बढ़ाओ। जब तक आप डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करोगे, अगर आप देखें पाकिस्तान की स्पेंडिंग ऑन हेल्थ कितनी है, दैट इज extremely disappointing. Pakistan spends only 0.6% of its GDP on health. एक तो आपका छोटा सा जीडीपी है और you are the fifth largest nation in the world, छोटा सा जीडीपी एंड यू बी द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, और आप उस जीडीपी का भी 0.6% हेल्थ पे लगाते हैं, तो आपके मुल्क में हेल्थ के क्या ही इश्यूज होंगे। सो इट्स अ वेरी क्लियर कट क्राइसिस ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर। और फिर जो ये जो है एजुकेशन है, उसमें यूएन कहता है स्पेंड 4% ऑफ योर जीडीपी ऑन हेल्थ, हम कर रहे हैं 2.2%, which is not bad. As being an economist, I say अगर आप 2% ऑफ जीडीपी भी लगा रहे हैं ना, इट्स अ गुड फिगर। लेकिन वो 2% ऑफ जीडीपी आप किस तरह इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, वो मैटर करता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग क्या है। पाकिस्तान के केस में मसला ये है कि आप अन्नेवाह जो है फेंकी जाते हैं, बट आप नीड बेस्ड पॉलिसी मेकिंग नहीं करते। किसी गांव में अगर आप जाके देखें ना, वहां पे आपके पास 2 प्राइमरी स्कूल होंगे, जबकि जरूरत सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल की थी। वहां पे जरूरत थी कि प्राइमरी के बाद अब वहां पे एक सेकेंडरी स्कूल हो, जो कि आपने नहीं बनाया। अब आपकी साउथ पंजाब में बहुत सी लड़कियां हैं जिनको माँ बाप स्कूल में सिर्फ इसलिए नहीं भेजते क्योंकि सेकेंडरी स्कूल जो है वो उनके गांव में नहीं है, वो बहुत दूर जाके है किसी डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि जरूरत ये थी कि प्राइमरी स्कूल के साथ वहां पे ये स्कूल भी बनाओ ना, सेकेंडरी, ताकि बच्चे प्राइमरी के बाद इजीली स्कूल में जा सकें। सो इट्स नॉट दैट कि लोग अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, इट्स द इशू ऑफ सिक्योरिटी एंड सच लॉन्ग कम्यूट। सो इसको आप कहते हैं कि आपकी वेल थॉट, वेल क्राफ्टेड पॉलिसीज हो, आपकी नीड बेस्ड हो। सो ये बहुत मसला है कि वो 2% को क्वालिटी वे में स्पेंड करें आप। ठीक, so you need to increase your revenue base, you need to allocate more funds towards long run sustainable development. So ये आपके more or less main points हैं जो कि जरूरी हैं for us to achieve the sustainable development goals. अब आप लोग जो हैं मुझसे questions पूछ सकते हैं because we are done with the lecture. मरियम, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जितना हम स्पेंड कर रहे हैं ना, दैट इज गुड, 2 is fine. The problem is not with the quantity of spending now, the problem is with the quality of spending, जो मैंने पॉइंट अभी एक्सप्लेन किया आपको। कोई क्वेश्चन है और तो पूछें। Yes, I am quite in favor of a single curriculum, हमें सूट करता है। 0.6% हम हेल्थ पे लगा रहे हैं, विच इज वेरी वेरी लो। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि 0.6 इज एक्सट्रीमली लो, इसको ऊपर बढ़ाएं। वेयर एज 2% जो हम एजुकेशन पे लगा रहे हैं, दैट इज अ फाइन स्पेंडिंग, इसको बढ़ाएं जरूर, लेकिन अभी 2 भी ठीक है, लेकिन 2 को क्वालिटी वे में स्पेंड करें। मियां मंशा को आप क्वेश्चन के एनालिसिस में नहीं लेकर आते बिकॉज यू डोंट नेम पीपल। हाँ, लेकिन ये बात सच है, बिकॉज अगर आप अपनी एलीट को एम्पावर करते हैं, इसको आप कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ ग्रोथ। इट हैज फेल्ड इन मोस्ट ऑफ द नेशंस जहां पे ये अप्लाई हुआ है। वी यूज्ड इट इन द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट एंड वी हैड deep inherent structural inequalities. Structural accountability
फरहान साहब ये होती है कि आप हर टीयर को उसकी प्रॉपर मैंडेट डिवॉल्व करें, उसके बाद यू कैन चेक देम फॉर देयर अकाउंटेबिलिटी। पहले आप उनको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल मैंडेट दें। यूएन का हेल्थ से कोई इस तरह का जो है ना वो आइडियल नहीं है। हर नेशन की अपनी हेल्थ नीड्स होती हैं, हेल्थ नीड्स के हिसाब से उसकी एक रिक्वायर्ड स्पेंडिंग होती है। अगर आपने कुछ ऐसा देखना है तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक द यूएन वेबसाइट फॉर दैट। देखिए, एजुकेशन की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, दैट हैज बीन डिवॉल्व टू द प्रोविंसेस। नेशनल, अगर आपका वो जो है ना करिकुलम, उसके अंदर देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे वो आपका यही वाला सब्जेक्ट होना चाहिए फेडरल, ठीक। एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लेट द प्रोविंसेस डिसाइड दैट। बट अगर आपने अपने मुल्क में से बिगेटरी, बाइस्ड और ये सेक्टेरियन इश्यूज जो है ना, अगर आपने उनको खत्म करना है, एंड इफ यू आर टू इंश्योर कि हर सूबे में रहने वाले हर इंसान को एक लेवल की एजुकेशन मिले, तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, और उससे आपका एलिमेंट ऑफ डिवॉल्विंग पावर हर्ट नहीं होता। क्योंकि आपने इन स्पिरिट जो चीज फॉलो करनी है ना, कि आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट सेम होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, दैट शुड बी लेफ्ट टू द प्रोविंसेस। आई होप इट्स क्लियर। ऐसा उसमें देखें, अगर बलोचिस्तान को आप देखें तो बलोचिस्तान का अगर शेयर थोड़ा उसको जाता है तो उसमें बहुत बड़ा फैक्टर इज बिकॉज ऑफ दी पॉपुलेशन, क्योंकि उसकी थोड़ी भी है। पंजाब में आप देखें, पंजाब की आबादी बहुत ज्यादा है, इस बात में कोई शक नहीं है। ऊपर से आपकी मोस्टली जो ये इंडस्ट्री वगैरह है वो सिंध में है और यहाँ पे है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। और हाँ, मैं इस चीज से अग्री करती हूँ कि अभी भी आपका जो रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला है उसमें 80% वेट अभी भी आपने इस एक चीज पे रखा है, पॉपुलेशन पे, जो कि मैं मानती हूँ कि आपको उसको थोड़ा सा लेस करना पड़ेगा। कि आप यू हैव टू गिव मोर वेटेज टू के कोई प्रोविंस कितना बैकवर्ड है, एंड इफ वी आर टू इंश्योर दैट इंक्लूसिव ग्रोथ, तो उसमें बलोचिस्तान में देखें, अब भी देखें, बिकॉज ऑफ द सीपेक प्रोजेक्ट भी ना, गवादर की वजह से बलोचिस्तान की गेम बहुत ऊपर है। लेकिन मसला अब भी वहां पे जो है ना, रियल इशू जो है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। बलोचिस्तान में कोई भी अच्छी चीज होने भी लगे ना, वहां के इनहेरेंट ट्राइबल इश्यूज इतने ज्यादा सुवेयर हैं, और वहां पे दे आर सो मेनी वेस्टेड इंटरेस्ट, so those political interests, they basically tone down any good thing which could happen over there. ये एक बहुत बड़ा issue है। Yes, Osama, that's absolutely true. It is basically the crisis of leadership. It is basically the crisis of governance over there. अहमद अली, आई डोंट नो ये फिगर्स आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, क्योंकि मुझे इनकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक दफा एनएफसी को दोबारा जाके पढ़ें, सो दैट आपको, आई थिंक यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियर। मुझे अभी जो आप 2% टैक्स पे कर रहे हैं किस चीज का, मुझे नहीं ये समझ आ रही कौन से वाले की आप बात कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर आप लोगों को मैं ब्रेक दे रही हूँ। एनी मोर क्वेश्चन? हफ्सा, ये कल हमारे 2 इसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिव लेक्चर्स थे कि हम अपना रेवेन्यू किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आप कल मेरी क्लास में थी हफ्सा, दोनों क्लासेस में?
यस हफ्सा, इफ यू हैव मिस्ड इट, तो कल हमारे 2 एक्सटेंसिव लेक्चर थे जहां पे हमने तकरीबन 40 मिनट सिर्फ एक पार्ट पे लगाए थे कि रेवेन्यू के इश्यूज क्या हैं, हम उसको कलेक्ट कैसे करें. सो आई एम वेरी सॉरी कि अभी मैं वो 40 मिनट्स में पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा बहुत एक्सटेंसिव एक प्रॉपर था वो लेक्चर ऑन रेवेन्यूज. सो आप अपने किसी फ्रेंड को पूछ सकती हो. ये वाला जो भी मैंने आज पढ़ाया है ना, दैट इज नॉट मेंशन्ड इन इंटरनेशनल इकोनॉमी. उसमें अगर आपके पास उसमें जस्ट गो थ्रू इट, उसको आप यहाँ से नहीं मिलेगा. ऑल दिस विच आई हैव टॉट टुडे इट इज मेंशन्ड इन माय नोट्स टैग्ड एज एमडीजीज एंड एसडीजीज. ये सब आपको उसमें मिलेगा बिकॉज हमारा लेक्चर इसके ऊपर है. और कोई क्वेश्चन? Acha, you guys now have a 20 minutes break, but that means only 20 minutes. So be back right after 20 minutes. उसके बाद हमारा last lecture है.